हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वंडरफुल सेशन ऑफ द रियल टॉप ऑफ रियल टॉपर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फिर से आप सभी लोगों का बहुत वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th साइंस का सेकेंड चैप्टर, लेकिन बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले, क्योंकि ये सीबीएसई का एकदम नया सिलेबस जो सीबीएसई ने अभी रिवील किया हुआ है, इसको पढ़ाने से पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर लूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सीबीएसई का पूरा सिलेबस समझाया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि सीबीएसई ने क्लास 9th के बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से किस किस चैप्टर को डिलीट किया है और कौन कौन सा चैप्टर वहाँ पर सीबीएसई ने अपने पूरे सिलेबस में जोड़ा हुआ है। तो अगर मैं उस लेक्चर को आपने वॉच नहीं किया तो वो वाला लेक्चर आप ज़रूर वॉच कर लें। उससे क्या होगा कि आपका जो सिलेबस का एक कन्फ्यूज़न है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और नाम क्या है प्यारे बच्चों? सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। एक और चैप्टर है साइंस का एक्सप्लोरेशन, जिसमें इंट्रो है। उसका वीडियो में कल परसों जब भी टाइम मिलता है मैं आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करूंगा प्यारे बच्चों। लेकिन बायोलॉजी का पहला चैप्टर आपका यहीं से शुरू होगा। नाम क्या है? ध्यान से देखें, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मीन्स हमारे लाइफ को बिल्ड करने वाला, बनाने वाला कौन है? सेल है। ठीक है, एकदम आसानी से समझेंगे। इस पूरे सीरीज में मीन्स इस रियल टॉपर्स के जो है चैनल पर, प्लेटफॉर्म पर मैं आपको दो तरीके से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। एक पोर्शन में तो पूरी एनसीईआरटी का वीडियो होगा जहां पर मैं पूरे निवली एनसीईआरटी को एक्सप्लोर करने वाला हूं, और दूसरे जो हमारा जो सेकंड प्लेटफॉर्म होगा वहां पर मैं कुछ अलग तरीके से आपको वीडियो इसी चैप्टर का बना के प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेगा। तो अब बेटा यहाँ आओ, देखते हैं कि सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, इसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। सेल, अगर मैं बोलूँ सेल, तो आप कहोगे सर सेल की डेफिनेशन तो हमें याद है, हम छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, क्या बोलोगे कि सर सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलोगे? सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। अगर मैं कोई इंडिविजुअल बना है, अगर मैं कोई ऑर्गेनिज्म बना है, तो उसके बनने में सबसे पहली चीज जो आई होगी वो क्या आई होगी? सेल आई होगी। जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम लोग हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी का फॉर्मेशन जो हुआ है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी? सेल से हुई होगी। आपने ऐसा पढ़ा होगा ना कि भाई जब सेल आपस में कंबाइंड होते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। फिर जब ऑर्गन आपस में कंबाइंड होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जो ऑर्गेनिज्म बना उसकी बनने की शुरुआत कहाँ से हुई? सेल से हुई। इस वजह से सेल को बेसिक यूनिट कहते हैं। अब पॉइंट नंबर सेकेंड, इसकी एक और डेफिनेशन सेल की आती है स्टूडेंट्स। वहां पर कहा जाता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ लाइफ। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि सर हम सेल को स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं और फंक्शनल क्यों कहते हैं? ठीक है, तो हम यहाँ सिंपल से बोल देंगे कि भाई सेल हमको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इस वजह से स्ट्रक्चरल है। सेल की वजह से हम फंक्शन में हैं, तो इस वजह से हम बोल देते हैं उसको फंक्शनल। नहीं समझ में आया? ऐसे समझो बेटा, ये एक सेल है, ये क्या है? एक सेल है। मान गए भाई, सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा जिसको आप कहते हो जेनेटिक मटेरियल। और बाबू इस डीएनए के पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन। क्या होती है? इसके पास क्या होता है? इंफॉर्मेशन। अब जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, ठीक है, ये डिसाइड कौन किया होगा? इस सेल ने किया होगा। सेल में कौन किया होगा? जो सेल के अंदर डीएनए है उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसने मुझे 6 फीट हाइट का स्ट्रक्चर दिया। अब आपकी बॉडी में जो जो भी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को डिसाइड करने वाला, उस स्ट्रक्चर को डिसाइड करने वाला कौन है? सेल है। तो इस वजह से कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अगले पोर्शन पे आइए। अब मैं कहूँ कि भाई सेल को हम फंक्शनल क्यों कहते हैं? बेटा जो ये सेल है ना, इस सेल के अंदर ढेर सारे केमिकल एक्शन चल रहे हैं। इस सेल के अंदर क्या चल रहे हैं?
ढेर सारे केमिकल एक्शन चल रहे हैं। इस केमिकल एक्शन की वजह से क्या बनता है भाई, सेल के अंदर एनर्जी बनती है। उस एनर्जी से ही हम क्या है बेटा, हम फंक्शन में है। उस एनर्जी की वजह से ही क्या है, हम फंक्शन में है। तो इस वजह से सेल को कह देते हैं कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी दोनों डेफिनेशन एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका प्यारे बच्चों, इतने दूर का स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम एनसीईआरटी, यहाँ पर जो न्यूली एनसीईआरटी अभी लॉन्च हुई है, वो एनसीईआरटी थियरी वाले पोर्शन में बहुत ही अलग अलग बातों को सीबीएसई ने ऐड किया है और इस पूरे चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर में ये वाला चैप्टर था, ठीक है, ये थोड़ा सा उससे एडवांस है। बहुत ढेर सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं जो इस पूरे चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना रही हैं। तो आओ देखते हैं कि सीबीएसई ने क्या क्या यहाँ पर जोड़ा है बेटा। ये पूरा पोर्शन नया है। प्रीवियस ईयर वाले सेल वाले चैप्टर में ये इंट्रो वाला पार्ट वहाँ से गायब था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये पूरा नया है। तो इसको आप इसको ऐसे कह सकते हो यहाँ पर कि ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। कौन सा है बेटा, ये इंट्रोडक्शन है किसका, सेल का। इसको ऐसे कह सकते हो कि ये इंट्रोडक्शन है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को चलो देखते हैं भाई, किसी भी यहाँ पर एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन में क्या क्या कह रही है। ठीक, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अमंग्स द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है बेटा, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, क्या है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो क्या मान रही है, वो मान रही है प्यारे बच्चों कि जो लाइफ पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर जो सबसे पहले लाइफ बनी वो कहाँ पर बनी, पानी में बनी। कहाँ पर, पानी में। मतलब जब पृथ्वी बनी, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, तो अर्थ के ऊपर जब पहली लाइफ आई तो वो पानी में आई। कौन से पानी में, थोड़ा सा देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, सम रिसर्चर्स बिलीव दैट लाइफ में हैव ओरिजिनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल विथ चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन रैदर देन इन ओशियन। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा, रैदर देन ओशियन। अब कुछ का मानना है नहीं भाई, ये वाटर में, नॉर्मल वाटर में लाइफ नहीं बनी। अब इसको मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। देखो दो चीज़ें हैं बेटा यहाँ पर जो आपको पूरा ध्यान से समझना। मान लो ये हमारे पास एक ओशियन है। क्या है, ओशियन समझते, जो महासागर होते हैं बड़े बड़े, उनको क्या कहते हैं, ओशियन कहते हैं। अब बेटा ये पानी है, ये ओशियन का क्या है, ये वाटर है। यहाँ पर ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर हो गया बेटा। ठीक, अब ये वाटर हो गया तो कुछ जो है साइंटिफिक कम्युनिटी का क्या कहना है कि इस ओशियन के सबसे जो डीपेस्ट पार्ट, जो सबसे निचला वाला हिस्सा है, यहाँ पर सबसे पहले लाइफ बनी। मतलब नॉर्मल वाटर में यहाँ पर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर ओशियन के अंदर, वाटर के अंदर लाइफ का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। एक कम्युनिटी का तो ऐसा कहना है, और दूसरी कम्युनिटी कह रही है नहीं, कुछ चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि हॉट स्प्रिंग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सच इन्वायरमेंट्स in India. The hot springs of Puga Valley in Ladakh maintain very high temperature nearby at the boiling point of water even in cold climate. अब बेटा चलो अभी देखो यहाँ पर पूरा चेंज कर दे। एक कम्युनिटी का क्या मानना है, एक जो साइंटिफिक कम्युनिटी उसका कहना है कि यार जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ वो वाटर के अंदर हुआ, ओशियन के अंदर हुआ, चलो मान लेते हैं। कुछ का कहना नहीं, कुछ चेंजिंग इन्वायरमेंट की वजह से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। कैसे, जैसे देखो लद्दाख के अंदर बेटा, यहाँ लिखा ना, लद्दाख के अंदर एक वैली है बेटा। क्या है, एक वैली है, नाम क्या है, पूगा वैली। मान लो ये एक वैली है, उसका नाम क्या है, पूगा वैली। ये एक वैली है, इस वैली का नाम क्या है, पूगा वैली। और ये वैली एक्चुअल में है कहाँ पर, लद्दाख में। कहाँ पर है, लद्दाख में। अब यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, ये जो पूगा वैली है, ये जो पूगा वैली है बेटा, ये हॉट स्प्रिंग है। मतलब इसका जो वाटर है ना,
ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसका वाटर क्या है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, बॉइलिंग कंडीशन में है। देखो लिखा है ना कि लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर नियर एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, अगर मैं आप देखो तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब लद्दाख के अंदर एक वैली है, नाम है पूगा वैली, इसका पानी हमेशा खौलता रहता है। क्या रहता है, हमेशा बॉइलिंग स्टेट में रहता है। अब उनका कहना है कि लाइफ इसमें बनी, उनका क्या कहना है, लाइफ इसमें बनी। अब वैसे तो अगर मैं देखा जाए प्यारे बच्चों तो लद्दाख के अंदर हमेशा क्या लिखा है, देखो कोल्ड क्लाइमेट होता है। लद्दाख के अंदर क्या होता है, हमेशा ठंडी रहती, बहुत ज़्यादा वहाँ ठंड पड़ती है। लेकिन उसी लद्दाख के अंदर एक वैली है, वैली का नाम है पूगा वैली, जहाँ का वाटर हमेशा क्या रहता है, बॉइलिंग स्टेट में रहता है, खौलता रहता है। और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि असली लाइफ इसी में बनी होगी, ऐसे गर्म पानी में बनी होगी। अब ऐसा क्यों, कुछ लोग ऐसा क्यों मानते हैं, आगे देखते हैं कि दीज इन्वायरमेंटल कंडीशन सीम to be similar those on the early earth about 3.5 billion year ago। अब देखो ध्यान से सुनो, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करो आपका। कुछ साइंटिफिक कम्युनिटी क्या मानती है, लाइफ कहाँ बनी होगी, ओशियन के अंदर, ठीक है। कुछ क्या मान रही है कि नहीं, ये लाइफ बनी होगी कुछ चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन में। जैसे लद्दाख में एक पूगा वैली है, उस पूगा वैली का जो वाटर है वो हमेशा बॉइलिंग स्टेट में रहता है, मतलब हमेशा पानी खौलता रहता है। ऐसे वाटर के अंदर लाइफ बनी होगी अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। अब वो रीजन क्या दे रहे हैं बेटा, वो रीजन दे रहे हैं क्यों, क्योंकि जब 3.5 बिलियन ईयर एगो, हम अगर में 3.5 बिलियन ईयर एगो पीछे जाएं, जब धरती, जब पृथ्वी बनी थी, तो उस समय पूगा वैली जैसी कंडीशन थी। उस समय भी क्या थी, पूगा वैली जैसी कंडीशन थी। तो कह रहे हैं इस वजह से जो लाइफ बनी होगी वो ऐसे वाटर में नहीं, ऐसे वाटर में बनी होगी, कुछ साइंटिस्ट का मानना है। क्यों, क्योंकि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो अर्थ एक हॉट प्लैनेट था, समझ में आ रहा है। उस हॉट प्लैनेट पे धीरे धीरे लाइफ का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि भाई इस हॉट जगह पर ही पहली बार लाइफ बनी होगी। कुछ लोगों का मानना है कि लाइफ नॉर्मल जगह बनी होगी। चलिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए आ सकता है कि पूगा वैली लोकेटेड इन, पूगा वैली कहाँ लोकेट करती है। आप बोलोगे लद्दाख में। मैं पूछूं लद्दाख का टेम्परेचर कैसा होता है, ठीक है, तो आप कहोगे वो कोल्ड टेम्परेट रीजन, मतलब एक तरीके से वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट रहता है बेटा। लेकिन इस वैली का वाटर कैसा है, बहुत गर्म है, बहुत जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अब बेटा आगे आ जाओ, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे देख क्या लिखा है, द ऑर्गेनिज्म बिलीव्ड इन, द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मोफाइल्स। बेटा आप क्या कह रहा है, ऐसे बैक्टीरिया जो यहाँ पर पाए जाते हैं, मान लो ये एक बैक्टीरिया है, क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट है, इस पूगा वैली में, इस गर्म पानी में। जो बैक्टीरिया गर्म वाटर के अंदर पाए जाते हैं उनको हम हीट लविंग बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, हीट लविंग बैक्टीरिया। समझ में आ रहा है। और हीट लविंग बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, थर्मोफाइल्स। क्या बोलते हैं, थर्मोफाइल्स। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी लिखा दे रहा हूँ बेटा, थर्मोफाइल्स का एक अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहो तो इसका एक बैक्टीरिया है बेटा, थर्मस एक्वेटिकस। क्या नाम है, थर्मस एक्वेटिकस। एक बैक्टीरिया है जो हमेशा कहाँ पर, हॉट स्प्रिंग में, गर्म पानी में पाया जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई आपको। चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन कर ले रहा हूँ, ठीक है। जो बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग पर पाए जाएंगे, ऐसे बैक्टीरिया को क्या नाम देंगे, आप बोलोगे हीट लविंग बैक्टीरिया। क्या बोलोगे, हीट लविंग। और हीट लविंग बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, थर्मोफाइल्स। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक थर्मोफाइल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल बताओ, बोलोगे थर्मस एक्वेटिकस। क्लियर है बच्चा, एकदम डन, स्क्रीनशॉट लेते जाओ इसका। ठीक है, अब आ जाओ, क्या लिखा है बेटा, देख साइंटिस्ट, ये अच्छा यहाँ देख, विच आर यूनिसेलुलर। तो प्यारे बच्चों जो बैक्टीरिया जो आपने यहाँ लिखा थर्मस एक्वेटिकस, या ऐसे बैक्टीरिया जो इस गर्म पानी में पाए जा रहे हैं, वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, केवल एक सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, आगे देखो, साइंटिस्ट
form a Birbal Sahni Institute of the Paleosciences, Lucknow, studied these hot springs and found that calcium carbonate formed rapidly around them. अब बेटा क्या, देखो एक साइंटिस्ट है, एक क्या, एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है, वो कहाँ के हैं, फ्रॉम बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट, इसको अंडरलाइन करना आपको, कहाँ के साइंटिस्ट है बेटा, एक साइंटिस्ट हैं, कहाँ के, फ्रॉम बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट है बेटा ऑफ पैलियो साइंसेज। बेटा ये एक ब्रांच है, क्या है, देखो अब समझो पैलियो साइंस क्या है। पैलियो साइंस एक साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जहां पर हम स्टडी करते हैं एंशियंट लाइफ की, कि अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आई होगी, समझ में आ रहा है, अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आई होगी। इसमें हम फॉसिल फ्यूल की भी स्टडी करते हैं। अच्छा बेटा बात सुनो, कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है, क्या, जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो क्या करते हैं ना, कभी कभी जब कहीं पर खुदाई होती है तो उसमें से कोई हड्डी वड्डी का ढांचा उन्हें मिल जाता है, उस हड्डी के ढांचे को लेके, स्ट्रक्चर को लेके वो मालूम कर लेते हैं कि ये हड्डी कितनी हजार साल पुरानी है, ठीक है, ये हड्डी कितनी हजार साल ओल्ड है। तो जो ये पैलियो साइंस एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जहां पर हम एंशियंट लाइफ की स्टडी करते हैं कि भाई अर्थ के ऊपर लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई होगी, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखो एक साइंटिस्ट हैं कहाँ के, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट के, और किस ब्रांच में स्टडी कर रहे हैं बेटा, पैलियो साइंसेज में, ठीक है, लखनऊ में है ये। स्टडीज दीज हॉट स्प्रिंग्स एंड फाउंड द कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड रैपिडली अराउंड देम, ठीक है। अब उनका क्या कहना है बेटा, देख उनका क्या कहना है, थोड़ा इस बात को ध्यान से समझो, उनका क्या कहना है, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। देखो उनका क्या कहना है स्टूडेंट, कि यहाँ पर जो हॉट स्प्रिंग है, यहाँ पर प्यारे बच्चों जो हॉट स्प्रिंग, अभी आपने हॉट स्प्रिंग कहाँ पर पढ़ा था, पूगा वैली में। पूगा वैली कहाँ पर है, लद्दाख में है, ठीक है, उसी को हॉट स्प्रिंग नाम दे रहे हैं बेटा। तो इसका जो वाटर है बेटा, इसका जो वाटर है बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म है, ठीक है। कितना टेम्परेचर, लगभग में आप कह रहे हो सर 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस ये बॉइलिंग जो है पॉइंट होता है वाटर का। तो उनका कहना है कि जो ये हॉट स्प्रिंग होते हैं, जब इसमें पानी खौलता है तो इस खौलते हुए पानी के किनारों पर, क्या बेटा, खौलते हुए पानी के किनारों पर यहाँ ऐसे एक लेयर बन जाती है, किनारों पर क्या बन जाती है, एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, और वो लेयर एक्चुअल में किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की लेयर बन जाती है। बात समझ में आ रही है। एक साइंटिस्ट थे, कहाँ के थे बेटा, कहाँ स्टडी कर रहे थे, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट पर, किस ब्रांच में स्टडी कर रहे थे, पैलियो साइंस में। वो क्या कहते हैं कि जो ये हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, जब इसमें पानी खौलता है तो इस खौलते हुए पानी, जब ये पानी किनारे की साइड में जाते हैं तो यहाँ पर उसके किनारों पर एक लेयर बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। इतनी बात समझ में आई। अच्छा चलिए, इतनी बात अगर मैं समझ में आई तो अब आगे की बात करते हैं आपसे। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा दीज डिपोजिट्स may have protected early organic molecules from the harmful radiation and extreme condition, and they may have also helped in the formation of the first protective membrane, the barrier that define a cell। बहुत अच्छी बात कहा है बेटा, ध्यान से सुनो, बारीकी को पढ़ना है, किताब के एक एक लाइन को आपको समझना पड़ेगा अगर मैं साइंस को एक्सप्लोर करना है पूरी तरीके से तो, ठीक है बेटा। क्या कहा, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट के अंदर जो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे, उनका मानना था जो हॉट स्प्रिंग होते हैं, जो गर्म पानी वाले झरने होते हैं, जब वो पानी खौलता है तो उसके किनारों पर एक लेयर बन जाती है, उस लेयर को कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर कहते हैं बेटा। अब उनका कहना था ये जो लेयर है बेटा, ये जो लेयर बनी यहाँ पर, उस समय में जो वहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, देखो क्या लिखा हुआ वहाँ पर, यहाँ पर लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड रैपिडली अराउंड देम, दीव डिपॉजिट्स में हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। मतलब जो मॉलिक्यूल यहाँ पर बने होंगे, जो मॉलिक्यूल यहाँ पर शुरू में बने होंगे जब लाइफ का फॉर्मेशन अर्थ पर हो रहा था, ठीक है बेटा,
जब लाइफ का फॉर्मेशन अर्थ पर हो रहा था तो शुरू के दौरान में जो मॉलिक्यूल ऐसे गर्म पानी में बने होंगे तो जो उस पर रेडिएशन, जो हार्मफुल रेडिएशन आ रहे थे ऊपर से, उस रेडिएशन से ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इनको प्रोटेक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? बात समझ में आई? फिर कॉन्सेप्ट समझो। मैंने क्या बोला कि भाई जो ये हॉट स्प्रिंग के झरने होते हैं, जब ये खोलते हैं तो इनके किनारों पर एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। लेयर बन गई, समझ में आ रहा है? अब फिर एक साइंटिस्ट थे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट में, वो स्टडी कर रहे थे पैलियो साइंसेस में। वो क्या कह रहे हैं कि जब अर्थ के ऊपर लाइफ फॉर्म हुई थी और उस पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर जब लाइफ पहली बनी होगी तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है वो जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही थी, जो किरणें आ रही थी, जो हार्मफुल रेडिएशन आ रहा था, उस हार्मफुल रेडिएशन से इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ये प्रिवेंट कर रही थी ये लेयर। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है यहाँ पर, protected early organic molecule from the harmful radiation and extreme condition, and they may have also helped in the formation of the first protective membrane, the barrier defined as cell। अब बेटा जैसे कि हम लोगों में क्या है, हम लोगों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब भाई प्लांट में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। ह्यूमन में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये हमारी एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग है कि नहीं है, जो हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचा रही है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर काम हो रहा था। जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है वो इस अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, है ना, हार्मफुल रेडिएशन से प्रिवेंट कर रही थी। अच्छा आप बताओ, हमको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? ठीक है, आप कहोगे सर जो हमारा जो एक्सटर्नल, जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर वही सेम बात है कि हमको अगर में प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन कर रही है तो इसको शुरू अर्ली स्टेज में जब लाइफ का फॉर्मेशन हुआ तो इनको प्रोटेक्ट करने वाला कौन सा था? कैल्शियम कार्बोनेट था। ठीक है बेटा, इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाइए, अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। ओहो, जस्ट मिनट वेट प्यारे बच्चों, थोड़ा सा वेट कर लें आप, बस थोड़ा सा वेट करेंगे तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हम अगले पार्ट की बात करते हैं। बस थोड़ा सा वेट कर लें आप। ठीक है, ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आप आ जाएं। देखिए क्या हो गया भाई? ठीक है बेटा, ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए अभी देखिए यहाँ तक हो गया था आपका। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन आपको स्टडी करना है। इसमें कौन सा? यहाँ से ये वाला। ठीक, ध्यान से देखिए अभी क्या इसमें कह रहा है। यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। क्या इस बात से एग्री करते हो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं यार, अभी तो पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, चलो उसके बाद द सेल्स रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल ऑफ विच लाइफ एग्जिस्ट। तो बाबू जो लाइफ का बेसिक चीज है वो क्या है भाई? देखो क्या लिखा है, द सेल्स रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल विच लाइफ एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है भाई? बेसिक लेवल क्या है लाइफ का? सेल ही है। ठीक, उसके बाद सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और ईस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल यूनिसेलुलर। अच्छा बेटा, मैं अगर मैं आपसे लिखूं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया कैसा होता है? आप बोलोगे सर बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मैं लिखूं ईस्ट, क्या लिखूं बेटा? ईस्ट लिखूं तो ईस्ट भी आप बोलोगे सर यूनिसेलुलर है। अब बताओ ईस्ट भी क्या एक बैक्टीरिया है क्या? नहीं, ईस्ट क्या होता है बेटा? फंगस होता है। ईस्ट क्या होता है? फंगस होता है, कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, ईस्ट क्या है? एक फंगस है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर कह रहा है सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और ईस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। मतलब बैक्टीरिया और ईस्ट के पास, दोनों के पास कितना सेल होता है? केवल एक सेल होता है, इस वजह से इन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। अगला बेटा, वाइल अदर लाइक प्लांट्स, fish, birds or humans are made up of millions of cell, multicellular that work together, a group of similar cell performing similar
फंक्शन। आगे देखते हैं बेटा। अब बेटा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रहा है आपको, क्या दे रहा है कि लाइक प्लांट हो गया, फिश हो गया, बर्ड हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सब बने होते हैं मिलियंस ऑफ सेल से मिलके। अब जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन के अंदर, हम लोगों के अंदर क्या है, मिलियंस ऑफ सेल है, ठीक है। प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर कितनी सेल है, मिलियंस ऑफ सेल है। फिश के अंदर कितनी सेल है, मिलियंस ऑफ सेल है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं प्यारे बच्चों। और आगे लिखा है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन टिश्यू। अच्छा चलिए, अभी पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ पे आगे की तरफ मूव करते हैं प्यारे बच्चों। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ से आप फोकस करें, पूरा फोकस करें स्टूडेंट। चलिए आ जाओ भाई। हाँ इधर देखो बेटा, इधर क्या है, क्या कह रहा है, फंक्शन दैट टिश्यू डिफरेंट टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड form an organ and several organs work together to form organ system such as। अब such as क्या रुक रहा हूँ, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा सेंटेंस क्या कह रहा है, आप बताओ। जब सेल आपस में मिलेगा बेटा, जैसे जब एक सिंगल सेल है, कितना सेल है, मान लो ये एक सिंगल सेल है, क्या है, ये एक सेल है, ठीक। तो आप बोलो जब सेल आपस में कंबाइंड हो गए तो क्या बनेगा, डेफिनेटली टिश्यू बनेगा। जब टिश्यू आपस में कंबाइंड होंगे तो क्या बनेंगे, ऑर्गन बनेगा। क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन आपस में कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा बाबू, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइंड होगा तो एक नया क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, समझ में आ रहा। सेल से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। अब आगे देखो क्या कह रहा है, नजल पोर्स, नजल सच है, नजल पोर्स, नजल कैविटी, ट्रैकिया एंड लंग्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा आप जानते हो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, चलो मैं आपको सिखाता हूँ। ये नाक देख रहे हो, इसे नोज कहते हैं, क्या कहते हैं, नोज कहते हैं। तो नाक के अंदर दो छेद दिख रहे हैं भाई, होल दिख रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या बेटा, नजल चैम्बर। क्या कहते हैं, नजल चैम्बर, या इसको नजल पोर कह लो, क्या कह लो, नजल पोर। अब बेटा ये ओपन कहाँ पर हो रहे हैं, ये ओपन कहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर ट्रैकिया में। कहाँ पर, देखिए यहाँ पर ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया में ऐसे अंदर जा रहे हैं, ट्रैकिया में खुल रहे हैं, उसके बाद फिर ये लंग्स में जा रहे हैं। कहाँ पर, लंग्स में। तो छोटे छोटे जो है यूनिट मिल के एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं। जैसे सेल मिला, टिश्यू बना, टिश्यू मिला, ऑर्गन बना, ऑर्गन मिला, ऑर्गन सिस्टम बना, फिर ऑर्गेनिज्म बना। वैसे ही क्या कहोगे, नजल पोर्स के, नजल पोर से फॉर्मेशन किसका हुआ, नजल कैविटी का, नजल कैविटी से फिर ट्रैकिया का, ट्रैकिया से फिर लंग्स का, लंग्स के साथ एक बन गया पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप जब सांस लेते हो नोज के थ्रू लेते हो बेटा, नाक से आपने एयर को इनटेक किया, वो विंड पाइप में गई, विंड पाइप से फिर वो कहाँ गई बेटा, ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया से कहाँ गई, लंग्स में चला गया। तो एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, क्या ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, उसी की बात कर रहा है। अब आगे देखो क्या लिखा है, इवन when cells are organized into tissue, organ and organ system, the cell remain the fundamental unit of the structure and function in all living organism। तो क्या कह रहा है, जब सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और उसे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसी वजह से हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है फिर, दिस मेक्स अस वंडर हाउ सच टाइनी सेल्स परफॉर्म so many different activity, what are the different components of the cell। कह रहा है ये बहुत एक इमेजिन करने वाली बात है, मतलब एक जादू वाली बात है कि एक छोटा सा सेल जिसके अंदर पता नहीं क्या क्या इतनी एक्टिविटीज कैसे चल रही हैं, है ना। इसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे कि एक छोटा सा सेल है उसके अंदर इतना काम कैसे हो सकता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सेल के कंपोनेंट का नाम बताओ। तो मैं आपको ऐसे ओरली डिक्टेट कर दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। देखो सेल का कंपोनेंट क्या क्या होता है, सेल में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल का कंपोनेंट है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। आगे पढ़ेंगे बेटा, ठीक। आगे क्या पूछ रहा है,
कि हाउ डू सेल्स इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विथ ईच अदर। कह रहा है कि हमारी बॉडी में अगर मैं ऐसे एक सेल यहाँ पर है, एक सेल यहाँ पर है, फिर एक सेल यहाँ पर है, ये सारी सेल आपस में कम्युनिकेट कैसे करती होंगी, ये सारी सेल आपस में ऐसा नहीं कि बात कैसे करती होंगी, इनमें जो एक्शन चल रहा है ये सब आपस में मिल के काम करते हैं, तो ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करते होंगे ये भी आगे आपको स्टडी करना है। आगे देखिए क्या है बेटा, डू सेल्स लाइव फॉर एवर और डू दे डाई। कह रहा है क्या सेल्स हमेशा लाइफ रहती है या मर जाती हैं? ऐसा नहीं भाई, हर सेल की अपनी लाइफ होती है, हर सेल की क्या होती है, अपनी लाइफ होती है, ठीक है। जो प्रीवियस सेल है वो खत्म होगी तो एक नई सेल क्या होगी, बनेगी। समझ में आ रहा है, वही बात लिखा है। क्या सेल हमेशा जिंदा रहती है? तो नहीं। क्या कहता है, सेल मर भी जाती है भाई, डाई हो जाती है, आप कहोगे डेफिनेटली, ठीक है। अब आगे बात क्या कह रहा है बेटा, इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर to these questions as we enter the fascinating वर्ल्ड ऑफ सेल। इस पूरे चैप्टर में जो जो बात आपने यहाँ पढ़ी है कि भाई सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, सेल मरती है कि हमेशा जिंदा रहती है, सेल बहुत छोटा कंपोनेंट है, उसके अंदर इतनी एक्टिविटीज़ कैसे चल रही हैं, ये सारी बातें इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रो वाला पूरा पार्ट आपको समझ में आया प्यारे बच्चों? कहीं कोई डाउट? अगर में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा, वहाँ पर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम बात करेंगे क्या, हाउ डू स्टडी सेल। हम सेल की स्टडी, पूरी स्टडी एकदम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं, किसकी, लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तब तक बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों। इसी तरीके से हार्डवर्क करते रहना है आपको और आगे मजबूती के साथ बढ़ते रहना।